हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटनासार कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स 1 जन 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक की बुक है गाइस। यहाँ अभी हम क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, जो कि आज इस बुक का ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है। गाइस, ये तीसरा दिन चल रहा है। 5 दिन में हमें इस बुक को किसी तरह से कंप्लीट करना है। चलिए गाइस, पहले एक बार सिलेबस देख ले। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, ये है आपका पूरा सिलेबस, जिसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट चल रहा है। उसके बाद भी गाइस देखिए, फटाफट हो जाएगा ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है, 5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, 2-3 वीडियो आ जाएंगी एक दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गाइस, फिर अब क्या करते हैं ना, जहाँ तक हमने छोड़ दिया था उसके आगे की अब कहानी हम शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने देखिए अब जो करना है वो है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 17 जून 2021 को विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस सूचकांक में भारत लगातार तीसरे वर्ष जो है 64 देशों में 43वें स्थान पर है। चलिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली ने शासन में महत्वपूर्ण जो है सुधार किए। फिर लिखा है सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद स्वीडन, देन डेनमार्क है, नीदरलैंड है और उसके बाद है सिंगापुर। फिर लिखा है वैश्विक प्रतिभा के मामले में प्रतिस्पर्धा को मापने वाले इस सूचकांक में दुनिया के 64 देशों को शामिल किया गया। यह सूचकांक दुनिया के देशों को तरक्की करने, प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने और जो है आकर्षित करने की उनकी क्षमता के आधार पर तैयार किया गया है। फिर गाइस, यहाँ लिखा है सूचकांक में यूएई 90 और अमेरिका जो है 10वें, ब्रिटेन 18वें स्थान पर है। तो गाइस, यहाँ सिंगापुर 5वें, हांगकांग 7वें और ताइवान 8वें स्थान पर है। तो एशियाई अर्थव्यवस्था में गाइस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ लिखा है ब्रिक्स देशों में क्या है, चीन 16वें और भारत 43rd, रशिया का भी आप देख सकते हैं, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का देख सकते हैं। इसमें लिखा है ये वार्षिक रैंकिंग 4 मानदंडों पर जो है आधारित है। पहली है आर्थिक प्रदर्शन, दूसरी है सरकारी दक्षता, तीसरी है आपकी व्यावसायिक दक्षता, फिर है आपकी बुनियादी ढांचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है जो आपके सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी 10 देशों की बात करी गई है गाइस। इसमें है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, सिंगापुर, नॉर्वे, हांगकांग, ताइवान, यूएई एंड अमेरिका 10वें नंबर पे। फिर इसमें लिखा है विश्व में परमाणु हथियारों पर सिप्री रिपोर्ट 2021। तो इसमें लिखा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने जून 2021 में ईयर बुक 2021 जारी किया है और इसमें विश्व के परमाणु हथियारों पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो रिपोर्ट के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु हथियारों को पहले से अधिक घातक बना रहे हैं और भारत, पाकिस्तान, चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं। तो लिखा है विगत 1 वर्षों में चीन ने 30, पाकिस्तान ने 5 और भारत ने 6 परमाणु बम बनाए हैं और वहीं उत्तरी कोरिया ने पिछले वर्ष कितने 10 परमाणु बम बनाए हैं गए। यहाँ लिखा है वर्ष 2021 में परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों यानी कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल एंड उत्तरी कोरिया के पास कुल 13,080 परमाणु बम है, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 13,400 था। यानी इस वर्ष क्या है 320 बम कम हुए हैं। ठीक है, अब लिखा है परमाणु बम की कुल संख्या में भले कमी आई हो, लेकिन तुरंत प्रयोग के लिए सेना के पास तैनात परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है और वर्ष 2020 में 3,720 परमाणु बम तैनात थे और 2021 में क्या हो 825 परमाणु हथियार अभी भी हमले के लिए जो है बिल्कुल तैयार स्थिति में। फिर कैसे यहाँ लिखा है 2020 और 21 में परमाणु बमों की जो तुलना करी जाए तो गैस अमेरिका का आप देख सकते हैं 5,550 से अब जो है बढ़कर कितना हो गया 5,800 हो गया। रशिया का 6,225 से लेकर 6,375 ये बढ़ रहे हैं गैस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाइना में थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है और फिर लिखा है ब्रिटेन में आपका 225 से 215 हो गया। अब यहाँ पे सॉरी गैस, एक यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये 2021 के आंकड़े यानी कि नया डेटा आपका ये वाला है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से यहाँ पर तो अमेरिका में गए थे यहाँ पे कम हुआ है आपका, रशिया में आप देख सकते हैं कम हुआ है, चाइना में गए यहाँ पे देखिए बड़ा है और ब्रिटेन में भी बड़ा है, फ्रांस में आपका की कहानी जो है बराबर रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। भारत में जो है 150 से लेकर 156 हो गया है और यहाँ पे पाकिस्तान में 162 165 हो गया और इजराइल में आपका 90 है और उत्तर कोरिया की बात करें तो कैसे आप देख सकते हैं। अब लिखा है कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। तो 9 जून 2021 को कॉर्सेरा
द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2000 भारत की जो रैंकिंग है गाइस क्या है आपकी 67वीं है। तो रिपोर्ट के अनुसार क्या है, कुल मिलाकर भारत प्रत्येक डोमेन में मध्य रैंकिंग के अंतर्गत 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है, और इसके साथ ही वह व्यापार में 55 और प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों में कितना 66वें स्थान पर है। और भारतीय शिक्षार्थियों के पास क्लाउड कंप्यूटिंग में 83% और मशीन लर्निंग में 52 और गणितीय कौशल में 54%, जैसे डिजिटल कौशल में जो है उच्च दक्षता है। आगे बढ़ते गए, लिखा है अभी देश में डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी प्रोग्रामिंग में केवल 25% और 15% कौशल दक्षता पर रैंकिंग दी गई है। तो कोर्सेरा की ये रिपोर्ट कोविड-19 की शुरुआत के बाद एकत्र किए गए मंच पर लगभग 77 मिलियन यानी कि 100 देशों से के प्रदर्शन डेटा, मतलब जो प्रदर्शन डेटा उस पर आधारित है। तो ये रिपोर्ट क्या है, 3 श्रेणी यानी कि व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, डेटा विज्ञान में जो है कौशल दक्षता का मानदंड है। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे स्किल्स रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहने वाले 3 देश कौन से हैं? स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है और उसके बाद है ऑस्ट्रिया। फिर लिखा है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021। तो लिखा है वैश्विक संगठन अनस्टर्ड एंड यंग द्वारा 18 मई 2021 में जो है 57वां अक्षय ऊर्जा देश जो है आपका आकर्षक सूचकांक 2021 जो है आपका जारी हुआ। तो सूचकांक में ऊर्जा बाजार, प्रौद्योगिकी आदि विशिष्ट संकेतकों के आधार पर 40 देशों को उनके अक्षय ऊर्जा निवेश, आकर्षण और नियोजन अवसर पर जो है शामिल किया गया। फिर इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान पर रखा गया, वहीं चीन जो है दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर। फिर लिखा है सूचकांक के चौथे स्थान पर जो है आपके ब्रिटेन और 5वें स्थान पर कौन है? फ्रांस है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड जापान 6, 7 और 8वें स्थान पर। सूचकांक में वैसे यहाँ लिखा है सूचकांक में भारत की बेहतर स्थिति के कारण अक्षय ऊर्जा पर सरकार द्वारा विशेष जोर दिया जाना है। कोविड-19 महामारी के बाद भारत के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय ऊर्जा से बढ़ने की संभावना 2040 से पूर्व ही सौर फोटोवोल्टिक के उत्पादन कोयले से अधिक होने का क्या है अनुमान है। फिर भारत ने 2030 तक क्या है 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए 5 अस्थायी सदस्य की बात करते हैं। तो गए यहाँ पे लिखा है गए 75वां सत्र है 11 जून 2021 को। कौन है? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 5 नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नव निर्वाचित सदस्य देश अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से ग्रहण करेंगे और उनका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। चुने गए सदस्य देशों में क्या है? अल्बानिया एकमात्र ऐसा देश है जिसका यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुनाव हुआ है। फिर इसके अलावा ब्राज़ील जो है 10 बार और गिबोन व घाना जो है 3 बार और यूएई जो 1 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। फिर नवनिर्वाचित सदस्य देशों के अलावा सुरक्षा परिषद के अन्य अस्थायी सदस्य यानी कि भारत है, आयरलैंड है, आपका केन्या है, मैक्सिको है, नॉर्वे है। तो ये कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2022 तक। तो फिर यहाँ लिखा इस वर्ष के अंत तक अपना कार्यकाल पूरा करने वाले देश में वियतनाम है, सेंट विंसेंट है, आपका द ग्रेनेडिन्स और एस्टोनिया है, नाइजर है और ट्यूनीशिया है। फिर लिखा है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं और जिसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। जो स्थायी देश हैं वो कौन कौन से? अमेरिका, चीन, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस है। फिर लिखा है 15 अस्थायी देशों के लिए क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्येक वर्ष जो है चुनाव होता है और निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। फिर इसमें लिखा है सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य देश में 5 निर्वाचित सदस्य देशों में 5 सदस्य जो है अफ्रीका, एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों में, और फिर 1 सदस्य आपका पूर्वी यूरोप से होता है, 2 सदस्य आपका लैटिन अमेरिका और तथा पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूह से 2 सदस्य चुने जाते हैं। अब लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद। तो गाइस यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा
कार्यकारी परिषद की शुरुआत की गई। इस परिषद में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के नीति निर्माता और क्या है प्रभावशाली लोग शामिल हैं। तो इस परिषद का उद्देश्य क्या है, साइबर सुरक्षा से सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी में तेजी लाना और खतरे की जो है आपकी खुफिया जानकारी साझा करना। फिर लिखा है परिषद की बैठक वर्चुअली क्या त्रैमासिक आधार पर यानी कि 3 महीने में एक बार त्रैमासिक आधार पर होगी और क्या है परिषद के हिस्से के रूप में सरकारी एजेंसियां और राज्य के नेता एक फोरम में शामिल होंगे। फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, लिखा है फोरम में माइक्रोसॉफ्ट के और उसके साइबर सुरक्षा उद्योग सलाहकार शामिल होंगे। फिर यहाँ पे लिखा है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। तो अप्रैल 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने फेसबुक के साथ संयुक्त रूप से तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया है और इस सूचकांक को तैयार करने के लिए 120 देशों का सर्वेक्षण किया गया है और वैश्विक GDP के 98% और वैश्विक आबादी का 96% का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ समग्र सूचकांक स्कोर जो है 4 मानदंडों यानी कि उपलब्धता, वाहन योग्यता, प्रासंगिकता और क्या है तत्परता पर आधारित। फिर समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में जहां स्वीडन शीर्ष पे है, वहीं सबसे लास्ट में कौन सा है आपका बुरुंडी। फिर उसके बाद बात करते हैं स्वीडन के बाद कौन कौन सा है, अमेरिका है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया एंड देन हांगकांग है। फिर इस सूचकांक में भारत को थाईलैंड के साथ जो है संयुक्त रूप से कौन से रैंक पे रखा गया है, 49th। फिर लिखा है भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो श्रीलंका का आप देख सकते हैं 77, नेपाल आपका 83 है, पाकिस्तान 90 पे। सूचकांक में बुरुंडी जहाँ 120वें स्थान पर है, वहीं लाइबेरिया 119। फिर उससे ऊपर है गाइस आपका DR कॉन्गो, फिर आपका है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर नाइजर है, फिर आपका कौन सा है सिएरा लियोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखा है भारत ब्रिटेन आभासी शिखर सम्मेलन। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या है समकक्ष ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच जो है 4 मई 2021 को आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और ब्रिटिश संबंध को नई ऊंचाइयां देने के लिए क्या एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोड मैप प्रस्तुत किया। और जो रोड मैप है 2030 का, मतलब इसका नाम क्या है, रोड मैप टू 2030। ठीक है, अब दोनों नेताओं के बीच क्या है आभासी शिखर वार्ता के दौरान घोषित इस रोड मैप 2030 में दोनों देशों के संबंधों को एक समग्र रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत क्या मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया और साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA की दिशा में भी आगे बढ़ने पर क्या है सहमति व्यक्त की गई है। दोनों नेताओं की वार्ता के दौरान जो है उन्नत व्यापार साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच 1 अरब पाउंड के निवेश समझौते पर क्या है सहमति बनी है और क्या है 6500 से ज़्यादा नई नौकरियां सृजित की गई। फिर रोड मैप के अंतर्गत सहयोग के 5 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिसमें कौन है नागरिक से नागरिक संबंध, व्यापार, सुरक्षा और रक्षा और जलवायु व स्वास्थ्य। फिर लिखा है डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार आपका DTP उन्नत व्यापार समझौता के तहत घोषित व्यापार और निवेश पैकेज के अनुसार भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में करीब 53.3 करोड़ पाउंड का नया निवेश करेगी और जिससे स्वास्थ्य व तकनीक जैसे महत्वपूर्ण और तेजी से आगे बढ़ रहे क्षेत्रों में 6000 करोड़ से ज़्यादा की नई नौकरियां जो होगी तैयार होंगी गई। फिर लिखा है इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का 24 करोड़ पाउंड यानी कि करीब 2500 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है और इसके तहत क्या पुणे की टीका निर्माता कंपनी ब्रिटेन में अपना एक नया बिक्री कार्यालय खोलेगी और इससे क्या है $1 अरब से अधिक का नया कारोबार सृजित होने का अनुमान है। फिर लिखा है बैठक में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ब्रिटेन द्वारा दी गई त्वरित सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है और साथ ही दोनों देशों के वैक्सीन अनुसंधान तथा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। फिर लिखा है दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दो गुना करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित किया है। फिर इस सम्मेलन में एक नई भारत ब्रिटिश वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई है जिसका उद्देश्य चुने गए विकासशील देशों को समावेशी भारतीय नवाचार का हस्तांतरण करने में जो है आवश्यक सहायता प्रदान करना है और इस दिशा में क्या शुरुआत जो है अफ्रीका से होगी। फिर लिखा है ब्रिटेन अनुसंधान व नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। फिर लिखा है जो प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा। वैसे यहाँ लिखा है कोरोना संक्रमण के बीच 1 वर्ष से भी अधिक समय के अंतराल के बाद जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली जो है विदेश यात्रा 26 से 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की किए गए। इसमें लिखा है बंगबंधु के जन्म शती
जन्म शती वर्ष के साथ साथ बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सेदारी के लिए दोनों दिन की यह यात्रा उन्होंने 26-27 मार्च को संपन्न की। और अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने जो है आपका राष्ट्रीय शहीद स्मारक में बांग्लादेश मुक्त संघर्ष में शहीद हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करके की है। और बाद में बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मेजबान प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष से संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिर लिखा है बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन भी उन्होंने इस अवसर पर किया है। और इस अवसर पर क्या है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए घोषित वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार श्री मोदी ने उनकी पुत्री जो है शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वह शेख रेहाना को भेंट दिया। फिर लिखा है 27 मार्च 2021 को द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त वार्ता ढाका में की। फिर तीस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर 2011 में बनी सहमति के आधार पर बने तीस्ता जल समझौते को लागू करने की मांग शेख हसीना ने की। और इस मामले में क्या है सभी संबंधित पक्षों से परामर्श कर समझौते को क्या है अंतिम रूप देने की कोशिश की बात श्री मोदी ने दोहराई। तो फिर लिखा है फेनी नदी में के जल बंटवारे से संबंधित 2011 में स्वीकृत अंतिम समझौते को अंतिम रूप देने का अनुरोध बांग्लादेश से भारत द्वारा किया गया। और इसके अतिरिक्त दोनों देशों की साझा नदी यानी कि मनु मुहुरी खोवई गुमटी धरला और दुग्धकुमार के जल के बंटवारे के लिए कार्य आगे बढ़ाने को सहमति देने के पक्ष में बनी। लेकिन इस अवसर पर अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में जारी सोने और चांदी के एक सिक्के शेख हसीना ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए। फिर लिखा भारत की ओर से 109 एम्बुलेंस की सांकेतिक चाबी और क्या कोविड-19 वैक्सीन की 12 लाख खुराक श्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भेंट की। फिर लिखा है पारस्परिक सहयोग की कई परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया। और इसमें क्या है 3 बॉर्डर हाटों के अतिरिक्त ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच क्या है नई यात्री ट्रेन मिताली एक्सप्रेस शामिल है। फिर लिखा है पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम व सिलहट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उपयोग की अनुमति बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने वार्ता में दी। फिर लिखा है बांग्लादेश के न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता ग्रहण करने का भारत ने स्वागत किया। और वार्ता के पश्चात पारंपरिक सहयोग के 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। एनसीसी खेल आपदा प्रबंधन ट्रेड रेमेडियल मेजर्स से संबंधित समझौते इसमें शामिल है। फिर लिखा है 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के अन्य कार्यक्रमों में गोपालगंज के ओराकंडी में मतुआ समुदाय के लगभग 300 धर्म प्रचारकों की बैठक को संबोधित करना था। फिर लिखा भारत और बांग्लादेश की मैत्री की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर स्मारक डाक टिकट भी दोनों देशों ने जारी किए। लिखा है यहाँ पे 6 दिसंबर जिस दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी वो प्रतिवर्ष मैत्री दिवस के रूप में क्या है मनाने का निर्णय दोनों पक्षों ने किया। फिर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में अगले वर्ष 2022 में भारत की यात्रा का निमंत्रण श्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना को दिया है। फिर मिताली एक्सप्रेस की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल और ढाका के बीच क्या है एक नई यात्री ट्रेन यानी कि कब 27 मार्च 2021 से शुरू की गई है। और 27 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने वर्चुअल तरीके से दोनों देशों के बीच क्या है इस तीसरी रेलगाड़ी के लिए जो है झंडी दिखाई। फिर 10 बोगी वाली ये रेलगाड़ी जिसे मिताली एक्सप्रेस नाम दिया गया है ढाका से भारत में न्यू जलपाईगुड़ी तक की लगभग 511 किलोमीटर की दूरी जो है 10 घंटे में तय करेगी। परिस्थितियाँ सामान्य होने पर ही जो है सप्ताह में 2 दिन इसका परिचालन होगा। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच परिचालित 2 अन्य यात्री जो रेलगाड़ियां हैं मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता टू ढाका और एक है आपका बंधन एक्सप्रेस कोलकाता खुल्ला इन दोनों के बीच में। तो किंतु कोविड-19 महामारी के चलते दोनों देशों के बीच क्या है रेल सेवाएं वर्तमान में स्थगित कर दी गई हैं। फिर लिखा है फेनी नदी पर मैत्री सेतु तो भारत और बांग्लादेश के परस्पर संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक और पहल दोनों देशों के बीच क्या है फेनी नदी पर सेतु स्थापित किया गया। तो फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में
बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है 1.9 किलोमीटर लंबा यह सेतु भारत में त्रिपुरा के सबरूम जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है और इसे मैत्री सेतु के नाम से जाना जाता है। इसका लोकार्पण कब 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअली किया है और इस पुल का निर्माण की जो लागत है 133 करोड़ रुपए। फिर लिखा है ग्लोबल लीवेबिलिटी रैंकिंग कैसी क्या ओके, तो ग्लोबल लाइबिलिटी आपकी रैंकिंग, ठीक है। तो इसमें द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा 9 जून 2021 को जारी ग्लोबल लाइबिलिटी रैंकिंग 2021 में दुनिया भर के 140 शहरों का आकलन किया गया है। दुनिया के बेहतरीन रहने लायक शहरों की सूची में क्या है, इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है और कोरोना के प्रभाव के बीच हुए नए आकलन में ऑकलैंड ऑफ लंदन जैसे शहरों से आगे निकल गया है। फिर लिखा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की सबसे अच्छे रहने योग्य शहरों की सूची में यूरोप से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आगे निकल गए हैं। तो वैसे यहाँ लिखा है 2021 के लिए ऑकलैंड यानी कि जो न्यूजीलैंड में है रहने योग्य सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है और सूची में ऑकलैंड के बाद कौन आता है, ओसाका कहाँ पे गए, जापान में है। और उसके बाद लिखा है कि एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का स्थान होता है, जबकि लंदन न्यूयॉर्क जो है शीर्ष 50 में शामिल होने में विफल हो गया है। फिर रहने योग्य शीर्ष 10 में 2 न्यूजीलैंड और 4 जो है ऑस्ट्रेलियाई शहर है। फिर लिखा है दमिश्क दुनिया का सबसे कम रहने योग्य कौन सा है शहर है। फिर लिखा है EIU के अनुसार ऑकलैंड कोरोना से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा और जिसने सटीक उपायों से शहर को शिक्षा, संस्कृति और वातावरण सहित कई मानकों पर मजबूत स्कोर प्रस्तुत कराया। तो सूची में सबसे नीचे अफ्रीका और एशिया और क्या है दक्षिण अमेरिका के शहर हैं। तो सूचकांक को तैयार करने में शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के 140 शहरों का आकलन किया है और उन्हें स्थिरता, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे पर क्या है स्कोर प्रदान किया। तो इस वर्ष सूचकांक में सबसे अधिक लाभ जो है होनोलुलु यानी कि अमेरिकी राज्य हवाई की राजधानी को मिला है और महामारी को नियंत्रित करने और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने में अपनी मजबूत प्रगति के बाद क्या है ये शहर 46 स्थान के सुधार के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गया। फिर लिखा है वियना जो पहले दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर था अब गिरकर 12वें स्थान पर पहुंच गया। तो वैसे यहाँ पे रहने योग्य 10 शहर की बात करेंगे और सबसे कम रहने योग्य 10 शहर की बात करेंगे। तो वैसे जो रहने योग्य शहर और उनके देश देख लीजिए, ऑकलैंड है न्यूजीलैंड में, ओसाका जापान, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन आपका न्यूजीलैंड में है, टोक्यो जापान है, पर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। अगर यहाँ पे शहर की बात करते हैं तो 10 जो कम रहने योग्य तो दशमिक आपका सीरिया में है, लागोस आपका नाइजीरिया में है, पोर्ट मैरोस्बी पापुआ और ढाका बांग्लादेश पे है, अल्जियर्स अल्जीरिया में है, आपका त्रिपोली लिबिया में है, कराची पाकिस्तान और हरारे आपका कहाँ पे है गैस जिम्बाब्वे। फिर लिखा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो गैस 20 अप्रैल 2021 में फ्रांस संस्थान क्या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा दुनिया के 180 देशों की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी की गई। फिर रिपोर्ट है वैसे, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जहां यूरोप देश जो नॉर्वे है वो 30 स्थान पर, अफ्रीका का इरिट्रिया सबसे लास्ट में 180वें स्थान पर। ये सूचकांक जो है पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार जो है 180 देश और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान करता है। ये सूचकांक बहुलवाद के स्तर और मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण, स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ साथ समाचारों और सूचनाओं के लिए मौजूद बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है। तो वैसे यहाँ लिखा है नॉर्वे लगातार 5 वर्ष से क्या है शीर्ष स्थान पे है और फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पे। फिर सूचकांक में सबसे नीचे कौन से 4 देश है, इरिट्रिया है आपका 180, दक्षिण कोरिया है, तुर्कमेनिस्तान है और चाइना है। तो वैसे चाइना है 177 पे। अब यहाँ पे देखिए 5 जो शीर्ष पे है और 5 सबसे नीचे कौन कौन से। तो फर्स्ट जो 5 शीर्ष पे है वो कौन से, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड कोस्टारिका। फिर ठीक है आपका सबसे 5 लास्ट में इरिट्रिया है, उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, चाइना और जिबूती है। तो गाइस अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग है 140। क्या भारत सूचकांक में पत्रिका के लिए जो है खराब वर्गीकृत देश ब्राज़ील
मेक्सिको और रसिया के साथ शामिल है और रिपोर्ट में चर्चित पत्रकारों के लिए राष्ट्रवादी सरकार द्वारा बनाए गए भय मुक्त वातावरण को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो प्रायः क्या है हमें उन्हें राज्य विरोधी या राज्य विरोधी करार देते हैं। फिर इसमें लिखा है रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर की स्थिति चिंताजनक है और जहां पुलिस और अर्धसैन्य बल द्वारा जो है पत्रकारों की उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं। फिर लिखा है भारत का प्रदर्शन अपने पड़ोसी देशों की तुलना में खराब है और सूचकांक में शामिल भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति इस प्रकार है। गैस आप एक बार ये देख सकते हैं पूरा। अब लिखा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कुछ प्रमुख देशों की रैंकिंग देखिए। यहाँ पे जर्मनी की 13 है, ब्रिटेन की 33, फ्रांस की 34, अमेरिका 44, जापान 67 और ऑस्ट्रेलिया है 25। अब लिखा है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। तो गाइस यहाँ पे लिखा है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट सिंगापुर द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। दुनिया के कुल 140 देशों की सरकारी क्षमताओं के परिणाम के वर्गीकरण पर आधारित इस सूचकांक में शीर्ष स्थान जो है यूरोपीय देश फिनलैंड को दिया गया। फिर यहाँ पे लिखा फिनलैंड के बाद दूसरा है आपका स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पे सिंगापुर, फोर्थ नंबर पे नीदरलैंड, फिफ्थ नंबर पे डेनमार्क। तो शीर्ष 5 देश की अगर हम बात करें तो वैसे अभी हम पढ़ चुके हैं फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, डेनमार्क। फिर इसमें लिखा है क्या वेनेजुएला 140वें स्थान पे है और उसके बाद लिखा है जिम्बाब्वे 103, नाइजीरिया 102, मोजाम्बिक 101। फिर भारत की बात करते हैं तो गैस उसका स्थान है 49। और फिर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें श्रीलंका 74 एंड पाकिस्तान 90 और नेपाल 92 पे है। फिर उसके सूचकांक में 7 स्तंभों की बात करते हैं। नेतृत्व, दूरदर्शिता, मजबूत संस्थानों, मजबूत कानून और नीतियों, आकर्षक बाजार स्थान, वित्तीय नेतृत्व, लोगों के उत्थान, वैश्विक प्रभाव, प्रतिष्ठान पर आधारित है। ठीक है, सूचकांक में प्रत्येक देश को 50 से अधिक खुले डेटा बिंदुओं पर मापा जाता है। फिर सूचकांक में भारत के अन्य ब्रिक्स देशों की बात करी गई। देखिए चीन आपका 41 पे, ब्राज़ील 67 पे है, रूस आपका 48 पे है, दक्षिण अफ्रीका आपका 70 पे है। फिर इस सूचकांक का जो उद्देश्य क्या, अनुसंधान और प्रशिक्षण और सलाह के माध्यम से सार्वजनिक संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है और इसके अलावा ये सरकारों और सार्वजनिक अधिकारियों को राष्ट्र के निर्माण में समर्थन प्रदान करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखा है हथियारों के व्यापार पर सिपरी रिपोर्ट 2021। तो गाइस यहाँ लिखा है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा 15 मार्च 2021 को कहे विश्व में हथियारों के बड़े खरीदार और विक्रेताओं के संबंध में रिपोर्ट जो है स्वीडन के स्टॉकहोम में जारी की गई। तो संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है 2011 से 15 की तुलना में 2016 से 20 में की जो है 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में जहां 33% की गिरावट आई है, वहीं पड़ोसी देश चीन के शस्त्र आयात में 5.5% की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में जो है आयात में 23% की कमी आई है। तो लिखा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2016 से 20 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश कौन से हैं? सऊदी अरब है, भारत है, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जबकि पाकिस्तान जो है इसका स्थान कौन सा है? 10वां। फिर रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों की इस अवधि यानी कि 2016 से 20 में हथियारों के बड़े निर्यातक देश हैं अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चीन। फिर लिखा है 2016 से लेकर 20 के दौरान विश्व के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है सऊदी अरब और जबकि भारत जो है इसमें दूसरे स्थान पर। फिर 2016 से 20 की अवधि में जो हथियारों की कुल वैश्विक आयात का 11% जो है आयात जो है सऊदी अरब ने वह दूसरे स्थान पर है, 9.5% के संग भारत है। फिर लिखा है इस मामले में तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पर मिस ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना है। 16 से 20 के दौरान भारत में हथियारों की आपूर्ति करने वाले कौन से सबसे ऊपर 3 देश आते हैं? तो वो है आपका रशिया है, फ्रांस है, इसराइल है। तो इस अवधि में भारत के हथियारों की कुल खरीद में 49% की आपूर्ति रूस द्वारा, 18% आपका फ्रांस और 13% आपका किसकी आपूर्ति जो होती है वो इसराइल के द्वारा होती है। चीन विश्व में हथियारों का 5वां बड़ा आयातक देश है और इस अवधि में जो है हथियार के कुल वैश्विक आयात का 4.7% जो ये आयात करता है, मतलब जो प्रतिशत भाग का आयात जो है चीन द्वारा किया जाता है। इसमें लिखा है इस अवधि में चीन के हथियारों की आपूर्ति करने वाले 3 देश कौन कौन से हैं? रशिया 77% के संग, फ्रांस 9.7%, यूक्रेन जो है आपका 6.3% के संग है। फिर पाकिस्तान का उपयुक्त अवधि में हथियारों की खरीद में विश्व में जो है 10वां स्थान है और ये अवधि मतलब इस अवधि में हथियारों की कुल वैश्विक आयात का 2.7% भाग जो है भाग का आयात जो है पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान के हथियारों की आपूर्ति कौन कौन करता है? फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे रूस है, थर्ड नंबर पे है इटली है। फिर लिखा है अमेरिका जो कि हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है और ने इस अवधि में जो हथियारों का आयात भी किया है। लिखा है कि हथियारों की कुल वैश्विक आयात
का 2.1% जो है अमेरिका ने आयात किया है और विश्व में क्या है 13वां स्थान पे आता है। फिर लिखा है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के हथियारों के कुल आयात में 22% का भाग की आपूर्ति ब्रिटेन ने करी है और जर्मनी नीदरलैंड ने 14%। तो वैसे यहाँ पे लिखा है 2016 से 20 के 5 वर्षों की अवधि में विश्व के हथियारों की कुल निर्यात में सर्वाधिक जो है 37% योगदान अमेरिका का रहा है और दूसरे स्थान पर आपका कौन रहेगा, रूस, और थर्ड नंबर पे है फ्रांस। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अपने हथियार निर्यात का सर्वाधिक 24% भाग सऊदी अरब को, 9.4% जो है आपका निर्यात किसको किया, ऑस्ट्रेलिया को, और 6.7% किसको किया, दक्षिण कोरिया को किया है। तो इस अवधि यानी कि 2016 से 20 में जो है रूस ने अपने हथियारों के कुल निर्यात के सर्वाधिक 23% भाग का निर्यात भारत को किया है, चीन को 18%, अल्जीरिया को 15% भाग। फिर यहाँ पे लिखा है इस हथियारों का सबसे बड़ा जो क्रेता है वो पाकिस्तान रहा है और चीन ने हथियारों के अपने कुल निर्यात में निर्यात के 38% का भाग का निर्यात जो है पाकिस्तान को, और बांग्लादेश को 17%, अल्जीरिया को 8.2% किया है निर्यात। ठीक है, अब रिपोर्ट के अनुसार जो है हथियारों के वैश्विक बाजार में अमेरिका का शीर्ष स्थान बना हुआ है और 2011 से 15 की तुलना में 2016 से 20 में अमेरिका निर्यात में 15% की वृद्धि हुई है और रूस के निर्यात में जो है 22% की गिरावट दर्ज की गई है। तो गैस नेक्स्ट आपका विश्व खुशहाली सूचकांक 2020। तो दुनिया भर के देशों में खुशहाली की स्थिति के आकलन से संबंधित जो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN द्वारा 20 मार्च 2021 को जारी किया गया। तो इस वर्ष की रिपोर्ट विश्व के लोगों पर कोविड-19 प्रभावों पर केंद्रित है और जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च के दिन विश्व भर में जारी किया गया। और 2021 में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की थीम क्या थी, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। फिर लिखा है विश्व खुशहाली दिवस रिपोर्ट 2021 में दुनिया भर में 149 देशों की खुशहाली स्तर को मापा गया। इन देशों में फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष जो है विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। अफगानिस्तान को विश्व के सबसे नाखुश देश की रैंकिंग में ये सबसे लास्ट में। फिर लिखा है नवीनतम सूचकांक रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में जो है आपको 139वां स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार भारत को इस मामले में सबसे नीचे से 11वें स्थान पे है भारत जो है। 2020 की रिपोर्ट में भी भारत को सबसे नीचे से 10वें स्थान दिया गया था। इस बार 153 देशों की रैंकिंग में 144 रैंक था। 2019 की रिपोर्ट में जो है 156 देशों में 140वां स्थान था और 2018 में 156 देशों में 133वां स्थान था। तो इस प्रकार इस रिपोर्ट का अनुसार भारत खुशहाली की स्थिति चिंताजनक है और इस मामले में जो है भारत के सभी पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। अब गाइस यहाँ पे 10 देशों की बात करते हैं जो शीर्ष पर हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका फिनलैंड, देन डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है। फिर लिखा है खुशहाली के मामले में अन्य देशों में जर्मनी 13वें स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम 17वें, अमेरिका 19वें, जापान 56वें स्थान पे। खुशहाली की सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की इस वर्ष की रिपोर्ट में बताई गई है और यहाँ पे लिखा है हैप्पीनेस इंडेक्स में इसकी जो इस 2.523 ही आंकलित है, मतलब इसका अंक कितना है। और ये जो है जिसमें 149 देशों में इसका स्थान क्या है 149 ही है। तो इस 5 सबसे लास्ट के देश देखिए अफगानिस्तान है, फिर देन उससे ऊपर जिम्बाब्वे, उससे ऊपर रवांडा है, देन बोत्सवाना और लेसोतो है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 2021 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत के बेहतर दिखाई गई है। तो गाइस यहाँ पे आप सबकी एक बार रैंकिंग देख सकते हैं, मतलब भारत से अच्छी है बाकी सबकी। तो यहाँ पे लिखा है आपकी ब्रिक्स देशों में भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए गाइस ब्राज़ील 35 पे है, रशिया 76 पे है, चाइना 84 पे है, दक्षिण अफ्रीका आपका 109 पे है और भारत जो है इसमें भी सबसे लास्ट में है यानी कि 139 पे लिखा है। रिपोर्ट में शामिल देशों की रैंकिंग मतदान पर आधारित है और जो 6 जो है कारकों को शामिल करती है। तो कौन से हैं, प्रति व्यक्ति शकल, घरेलू उत्पाद एक हो गया, क्रय शक्ति क्षमता, और फिर लिखा है सामाजिक सहयोग, फिर जन्म के समय जो है स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और जन्म में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, और उसके बाद है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की घोषणा। गैस इसमें जो पैमाना है वो 0 से 10 तक जाता है। अब लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये जो है कब 23 मार्च 2021 को 9वीं जो वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 को जारी किया है। और क्या ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे लिखा है सूचकांक
3। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पेटेंट कॉपीराइट नीतियों से लेकर क्या बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर क्या है बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। फिर इसमें लिखा है सूचकांक के अनुसार 2020 में समग्र वैश्विक बौद्धिक संपदा वातावरण में सुधार हुआ है और ये 53 अर्थव्यवस्थाओं में से 32 में सकारात्मक स्कोर में वृद्धि हुई है। फिर लिखा है वर्ष 2021 में बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, लिखा है रिकवरी थ्रू इन जेनिटी। फिर लिखा है सूचकांक में संयुक्त यूएसए पहले स्थान पे है और यूनाइटेड किंगडम दूसरे, जर्मनी तीसरे, फ्रांस चौथे और जापान जो है 5वें स्थान पे। वेनेजुएला सूचकांक में है 53वें स्थान पे है और भारत जो है आपका जबकि भारत का पड़ोसी जो है पाकिस्तान 52वें स्थान पे। भारत की बात करें तो 40वें स्थान पर है और गैस इसको जो स्कोर मिला है वो 38.4 मिला है। फिर लिखा है कि भारत 2020 में 100 में से गैस भारत जो है 2020 में 40वें स्थान पर था तो मतलब बौद्धिक संपदा सूचकांक, और 2019 में वैसे 36 पे था। अब लिखा बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है 50 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करता है। तो गैस हम शीर्ष के 5 देश देखते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान है और उसके बाद हम सबसे लास्ट के 5 देश अगर हम देखें तो गैस कौन है, सबसे लास्ट पे वेनेजुएला है, पाकिस्तान है, अल्जीरिया है, फिर नाइजीरिया है एंड देन कुवैत है। अब यहाँ लिखा बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो ब्रिक्स देश हैं उसकी बात कर लेते हैं तो भारत की रैंकिंग है 40 और उसके बाद सिर्फ एक ही है गाइस 44 पे आपका दक्षिण अफ्रीका और बाकी की आप देख सकते हैं। फिर लिखा है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021, तो इसमें लिखा है 25 मार्च 2021 को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 को प्रकाशित किया गया। फिर 2020 वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए क्या है एक बेहतरीन वर्ष है और वर्ष 2020 में 93 गीगावाट नई क्षमता स्थापित की गई जो साल दर साल 53% की वृद्धि दर्शाता है। फिर इसमें लिखा है 2020 में रिपोर्ट वृद्धि दुनिया के 2 सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में नई दक्षता क्या है नई क्षमता स्थापना से हुई। फिर लिखा है दोनों देशों के साथ 75% नई क्षमता स्थापना और दुनिया की आधी से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता। फिर इसमें लिखा है वर्तमान परिदृश्य में दुनिया भर में 743 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है और वार्षिक 1.1 बिलियन टन से अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड बचने में मदद कर रही है। फिर लिखा है रिपोर्ट चुनौती देती है कि वर्ष 2050 तक है शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ने और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए दुनिया को अगले दशक में 3 गुना तेजी से नई पवन ऊर्जा क्षमता का सृजन करना होगा। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए दुनिया को हर साल न्यूनतम 180 गीगावाट पर नई पवन ऊर्जा क्षमता जो है स्थापित करने की आवश्यकता है। फिर इस तरह 2050 तक क्या है शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस वर्ष 280 गीगावाट करने की क्षमता बढ़ानी होगी। तो गाइस नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021। तो 16 मार्च 2021 को स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा जो है तैयार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। वैश्विक शहरों की रैंकिंग में 106 देशों के PM 2.5 डेटा पर आधारित है और इस रिपोर्ट में भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। और हालांकि भारत ने 2020 में अपने औसत वार्षिक PM 2.5 के स्तर को 2019 की तुलना में सुधार है। भारत दुनिया भर के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 जो है आपका शहर भारत के ही हैं और प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर है। और इसमें लिखा है रिपोर्ट के अनुसार चीन के होतान शहर के बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दूसरे नंबर पर आता है और शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों की सूची में 8 जो है 8 अन्य भारत के हैं। तो गाइस यहाँ तो भारत ऊपर ही ऊपर है। तो इसमें लिखा है एक हो गया आपका बुलंदशहर तीसरे नंबर पे है, जलालपुर आपका चौथे नंबर पे है, भिवाड़ी 5वें नंबर पे, नोएडा 6ठे नंबर, ग्रेटर नोएडा 7वें नंबर, कानपुर 8वें नंबर पे, लखनऊ 9वें नंबर पे है, दिल्ली 10वें नंबर पे। फिर लिखा है भारत में वायु गुणवत्ता के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, खाना पकाने के लिए जो है जैव ईंधन जलाना और बिजली उत्पादन, उद्योग, निर्माण, अपशिष्ट दहन और समय समय पर कृषि अपशिष्ट का दहन आदि शामिल है। फिर रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश और पाकिस्तान 2020 में भारत की तुलना में खराब औसत PM 2.5 वाले देश है और इसके बाद क्या है भारत तीसरे सर्वाधिक प्रदूषित देश है। फिर लिखा है प्रदूषित राजधानी शहरों में ढाका दूसरे नंबर पे है, उलान बटोरा आपका मंगोलिया की राजधानी है जो तीसरे नंबर पे है, काबुल चौथे और दोहा कतर की राजधानी है वो 5वें नंबर पे। लिखा है पुर्तगाल ने दुनिया के सबसे लंबे
सबसे लंबे पैदल यात्री पुल का उद्घाटन किया? तो गाइस यहाँ पे लिखा पुर्तगाल में बना दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री क्या है सस्पेंशन पुल का 2 मई 2021 को उद्घाटन किया गया। और गाइस ये कितना लंबा है आपका 516 मीटर लंबा। इस पुल का नाम क्या है? 516 अरोका। ठीक है, ये पुल जो है तो गाइस ये पुल जो है क्या लिखा है यहाँ पे गाइस, ये कोई वाटरफॉल है उसका नाम देख लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है पाइवा गॉर्ज को जोड़ता है। ये पुल पुर्तगाल के पोर्टो से दक्षिण में 1 घंटे की दूरी पर स्थित अरोक्वा शहर में है। और ये पुल अरोका जियो पार्क में बना हुआ है। फिर लिखा है अरोक ब्रिज अपने स्पेन में आधा किलोमीटर की पैदल दूरी पर है और साथ ही एक धातु का मार्ग भी है। ठीक है, जो केबलों से निर्मित है और इसके लगभग 175 मीटर नीचे पाइवा नदी एक झरने से बहती है। फिर इसमें लिखा है अरोका ब्रिज से पूर्व दुनिया का सबसे लंबा पैदल चलने वालों के लिए सस्पेंशन ब्रिज जापान का कौन सा था? कोकोनायूम ब्रिज था। ठीक है, इसकी जो कितना लंबा था? ये 390 मीटर लंबा था गाइस। उसके बाद लिखा है अरोका ब्रिज को पुर्तगाली स्टूडियो इटकॉन ने डिज़ाइन किया है और इसका निर्माण किसने किया है? कॉन्डरिल द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में 2.3 मिलियन यूरो खर्च हुआ है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पुल पर चलना प्रतिबंधित है। तो लिखा है ये पुल वी आकार के कंक्रीट टावरों के बीच फंसे स्टील केबल पर लटका हुआ है और पाइवा नदी के किनारे को जोड़ता है। गाइस यहाँ पे लिखा है ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार। तो गाइस यहाँ लिखा है लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार जो है आपका नाइट फ्रैंक द्वारा 6 मई 2021 को जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क का उपयोग करके दुनिया भर के 45 से अधिक शहरों में स्थानीय मुद्रा में प्रमुख आवासीय कीमतों में एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक तैयार किया गया है। फिर लिखा है सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 45 शहरों में से 26 शहर जो है आपका QI 2021 में जो है प्रमुख आवासीय कीमतों में वृद्धि देखी गई है। और 11 शहरों ने 1 वर्ष पहले क्या है सिर्फ 1 से 2 अंकों की मूल्य वृद्धि दर्ज की थी। वैश्विक शहरों में लगभग 67% से आपका है फ्लैट या फिर सकारात्मक वार्षिक मूल्य वृद्धि जो है दर्ज की गई है। ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में चीन शहर जो है आपका शेंजन जो है तिमाही सूचकांक में 18.9% की वृद्धि के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला शहर है। वहीं अमेरिका का न्यूयॉर्क जो है आपका नकारात्मक वृद्धि के साथ जो है मतलब कितनी नकारात्मक 5.8% की नकारात्मक वृद्धि के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला शहर जो है बाजार है। फिर इसमें सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 शहर की बात करते हैं तो शेंजन आपका चाइना में है गाइस, और फिर है शंघाई चाइना में, फिर है आपका गुआंगशू चाइना में है, फिर है वैंकूवर आपका कनाडा में है, सियोल दक्षिण कोरिया में है। फिर गाइस यहाँ पे इंडेक्स में शामिल भारतीय शहरों में 32 और 36वें स्थान पे कौन से है आपका दिल्ली है और मुंबई है। फिर लिखा है जबकि बेंगलुरु पहले तिमाही में 4 स्थान नीचे खिसकर 40वें स्थान पे हो गया। इस तरह जो है भारत के शीर्ष संपत्ति बाजारों में प्रमुख आवासीय कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई है। फिर इसमें दुनिया के कुछ शीर्ष महानगर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क है, दुबई है, लंदन, पेरिस, हांगकांग में जो है कीमतों में नरमी देखी गई है। जैसे यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 मई को ऑर्गेनिया दिवस घोषित। जैसे ऑर्गेनिया लिखा है 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया के रूप में घोषित किया गया है। अफ्रीका देश जो है मोरक्को द्वारा प्रस्तुत संकल्प को संयुक्त राष्ट्र के 113 सदस्यों द्वारा सह प्रायोजित किया गया है। फिर इसमें लिखा है ऑर्गन ट्री देश के दक्षिण पश्चिम में जो है मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक ऐसी प्रजाति है जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगती है। ये मतलब एक बहुउद्देशीय वृक्ष है जो आय सृजन का समर्थन करता है और लचीलापन बढ़ाता है और जलवायु अनुकूलन
में सुधार करता है, जो स्थानीय स्तर पर सतत विकास के 3 आयामों यानी कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर ऑर्गन फ्री जो है से जो है ऑर्गन तेल जो है ऑर्गन तेल बनता है, जिसे दुनिया के बिरले तेल में एक माना जाता है, और इसे क्या है मोरक्को में क्या लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 2023 मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या है तो इसमें लिखा है इसके लिए क्या है भारत द्वारा लाए गए व 70 देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को ध्वनिमत से संयुक्त राष्ट्र महासभा में मार्च 2021 को स्वीकार किया गया। मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, फिर है कुटकी और कोदो और सांबा आदि शामिल है। फिर WHO ने 30 जनवरी को विश्व क्या लिखा है एनटीडी डे वर्ल्ड एनटीडी डे के रूप में मान्यता दी गई है। फिर लिखा हाल ही में 74वीं जो है विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस ठीक है वर्ल्ड एनटीडी डे के रूप में मान्यता देने का निर्णय का समर्थन किया है। तो इस उद्देश्य के लिए जहां उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग प्रचलित है वहां जो है भागीदारों की वैश्विक समुदाय के लिए यह एक क्या है नई सुबह। ठीक है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक। तो गैस इसमें क्या है जून 2021 में ये शुरू हुआ है और इसमें लिखा है दशक की अगर हम बात करें तो 2021 से लेकर 2030 तक का है। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP और आपका FAO के सह नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। और यूएन ने 2019 में प्रस्ताव में इसकी घोषणा की थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली के दशक के लिए एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड भी लॉन्च किया गया है। जर्मनी पहला देश है जिसने इस फंड के लिए जो है 14 मिलियन यूरो का फंड दिया है। फिर लिखा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। तो इसमें लिखा है जर्मनी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को विश्व के 180 देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। जनवरी 2020 में जारी क्या है CPI सूचकांक रिपोर्ट में न्यूजीलैंड 88 स्कोर के साथ जो है शीर्ष पर है और सोमालिया सबसे लास्ट में है 180वें स्थान पर। ठीक है अब लिखा है कि इस रिपोर्ट में भारत को 5 अन्य देश यानी कि मोरक्को, बुर्किना फासो, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो, टर्की और तिमोर लेस्ते के साथ संयुक्त रूप से जो है 86वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है और इस वर्ष भारत की जो रैंकिंग है 6 स्थानों की गिरावट दर्ज की है। पिछले वर्ष 2019 में जो है सूचकांक में भारत का जो 180 देशों में से कौन सा स्थान था 80, अभी का क्या हो गया 86। फिर लिखा है जनवरी 2021 में जारी सूचकांक रिपोर्ट में भारत के लिए 2020 का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 40 आंकलित किया गया है और 2019 में के लिए जनवरी और 2020 में जारी रिपोर्ट में भारत के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 41 था। लिखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2020 की रिपोर्ट जो जनवरी 2021 में जारी की गई है में शीर्ष स्थान जो है 88 के तक 88 सूचकांक के साथ जो है संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क का है और भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम है यहाँ पे। फिर लिखा है पिछले वर्ष 2020 रिपोर्ट में 2019 की आंकलित सूचकांक की दृष्टि से सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा था गाइस न्यूजीलैंड था। 2021 की रिपोर्ट में न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों को 4 देश यानी कि फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर और स्वीडन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है। और फिर लिखा है इन चारों के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85 आंकलित किया गया है। फिर लिखा है सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों की बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे कौन से हैं देखिए पहले नंबर पे है न्यूजीलैंड, पहले ही नंबर पे डेनमार्क भी है और उसके बाद 3rd नंबर पे 4 है हमारे पास फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन है। फिर 7th नंबर पे आपके पास है नॉर्वे, 8th नंबर पे है नीदरलैंड, 9th पे है लग्जमबर्ग, 9th पे ही है आपका जर्मनी और 11th पे आपका कौन सा है यूनाइटेड किंगडम है और ऑस्ट्रेलिया है, हांगकॉन्ग, कनाडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है CPI 2021 में सबसे निम्नतम स्थान जो है आपका सोमालिया का है और इस प्रकार इससे सर्वाधिक भ्रष्ट देश सूचकांक में बताया गया है और सोमालिया पिछले 5 वर्षों से इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है और सोमालिया के लिए इस वर्ष जो है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 12 आकलित किया गया है। फिर 12 सूचकांक के साथ दक्षिण सूडान भी जो है इसके साथ 179वें स्थान पर है, 180 स्थान पर है तथा 14 सूचकांक के साथ जो सीरिया इस सूची में सोमालिया और दक्षिण सूडान से एक पायदान ऊपर तो 178 पर है।
फिर गाइस यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की बात करें तो सबसे लास्ट में आपका, तो गाइस सबसे लास्ट में ये रहा आपका सोमालिया, उसके ऊपर आपका दक्षिणी सूडान, उसके ऊपर सीरिया है, यमन है, वेनेजुएला है, सूडान है और आपका है इक्वेटोरियल गिनी। फिर लिखा है भारत की रैंकिंग क्या है गाइस, तो इसमें लिखा है भारत की पड़ोसी देशों में 24वें और 78वें स्थान पर कौन सा, भूटान और कौन है, चीन है। तो भारत की बेहतर स्थिति में ये दोनों, ठीक है। और चीन भारत के साथ जो है कौन से स्थान पर गए, 80वें स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है इस वर्ष भारत की रैंकिंग में जो है 6 स्थानों की गिरावट आई है और वहीं चीन की रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार। अन्य पड़ोसी देश में क्या है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में स्थिति जो है भारत से खराब है और श्रीलंका का इस सूची में जो है जहाँ 78 वह स्थान है और नेपाल 117, पाकिस्तान 124, म्यांमार 137, बांग्लादेश 146 है, अफगानिस्तान 165वें स्थान पर। इस प्रकार देशों में जो है भ्रष्टाचार का स्तर भारत से अधिक आकलित किया गया। फिर भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भारत से अच्छी स्थिति में गए बहुत सारे, भारत से खराब स्थिति में एक भूटान है और उसके बाद चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति ब्राज़ील और रूस से बेहतर है और ब्रिक्स देशों में जो भारत जहाँ 86 पे है और जो है 69 पे आपका दक्षिण अफ्रीका है और 78 पे आपका चाइना है। और ब्रिक्स के अन्य राष्ट्रों में भी देख सकते हैं कैसे यहाँ पे लिखा है 0 से लेकर 100 मान वाले जो है सीपीआई के उच्चतर स्कोर 100, जहाँ पूर्णतः क्या है भ्रष्टाचार रहित है और अगर 0 आता है तो यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत सारा है। इसमें लिखा इसका अर्थ यह है कि सूचकांक का मान अधिक होना यानी कि कम भ्रष्टाचार और ज़्यादा होना यानी कि मान कम अधिक होना यानी कि कम भ्रष्टाचार और कम होना यानी कि ज़्यादा भ्रष्टाचार। तो विश्व के अन्य प्रमुख विकसित देशों में कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग संयुक्त रूप से क्या है 11वें, 19वें और 25वें, संयुक्त रूप से 11वें स्थान पे, जापान 19वें और अमेरिका जो है 25वें स्थान पे। फिर परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध से जुड़ी क्या है संधि प्रभावी हुई, या परमाणु शक्तियों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए जुलाई 2017 में स्वीकार की गई संयुक्त राज्य संघ की परमाणु प्रतिबंध संधि 22 जनवरी 2021 को प्रभाव में आई। ठीक है, अब इसमें लिखा है जुलाई 2017 को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित इस संधि के पक्ष में जो 122 देश और विपक्ष में एक देश यानी कि नीदरलैंड ने हस्ताक्षर किया था और एक देश सिंगापुर ने मतदान का बहिष्कार किया। फिर अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना सहित सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों व नाटो के सदस्य देशों सहित 69 देशों ने इस संधि पर क्या है मतदान में हिस्सा नहीं लिया। फिर इसमें लिखा गया भारत ने शुरू में ही इस संधि का समर्थन नहीं किया था और ना ही इसके लिए वार्ता में भागीदार रहा है। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है संधि के लिए जुलाई 2017 में महासभा में हुई मतदान में भाग न लेने वाले में भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया भी शामिल। तो लिखा है जुलाई 2017 में पारित यह संधि 50 देशों के अनुसमर्थन के 90 दिन पश्चात प्रभावी होनी थी। अमेरिका और रशिया जैसे शक्तिशाली देशों के विरोध के बाद भी 50 देशों के अनुसमर्थन की यह आवश्यकता 24 अक्टूबर 2020 को पूरी हो गई थी। फिर लिखा है संधि का समर्थन करने वाले 50 देश में हॉन्डुरास था और जिसमें जो 24 अक्टूबर 2020 को इसके लिए मंजूरी प्रदान की थी और इसमें क्या है 22 जनवरी 2021 में ये संधि प्रभावी थी। इसमें लिखा है यह संधि इसके समर्थक देशों पर परमाणु हथियार के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडार और उपयोग और स्थानांतरण आदि पर बाध्यकारी रोक लगाती है। फिर संधि समर्थन देश इस संधि को ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं और क्या है संधि के विपक्ष में परमाणु शस्त्र संपन्न देशों का मुख्य तर्क यह है कि उनके परमाणु हथियार किसी भी परमाणु हमले से बचाव के लिए है, ना कि हमले के लिए। उनका यह भी तर्क है कि वे परमाणु अप्रसार संधि के लिए प्रतिबद्ध और क्या है वचनबद्ध है। फिर लिखा है कि संधि के मामले में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्रालय की 22 जनवरी 2021 की विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत ने TPNW वार्ता में हिस्सा नहीं लिया था और भारत यह लगातार स्पष्ट करता है कि यह संधि का पक्ष नहीं बनेगा। फिर लिखा है विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि भारत संधि का समर्थन नहीं करता है और इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व में बाधक नहीं होगा। भारत का मानना है कि यह संधि जो है प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान नहीं करती है और न ही यह कोई नया मानक व मानदंड निर्धारित करती है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। तो इसमें लिखा है बॉन आधारित पर्यावरण थिंक टैंक यानी कि जर्मन वॉच द्वारा 25 जनवरी 2021 को क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 को जारी किया गया। इस इंडेक्स में वर्ष 2023
से लेकर 2019 के बीच जलवायु संबंधी आपदाओं तथा उससे होने वाले नुकसान का विश्लेषण किया गया है। तो इस अवधि में दुनिया भर में 11,000 से अधिक जलवायु से जुड़ी आपदाओं में 4,75,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 2,56,000 करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान हो चुका है। फिर मुल्क का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में अफ्रीकी देश जो मोजाम्बिक है को फर्स्ट और जो है जिम्बाब्वे दूसरे और बहामास जो है तीसरे स्थान पर है। फिर इसके बाद इस सूचकांक में भारत को दुनिया के 7वें सबसे ज़्यादा जलवायु प्रभावित देश घोषित किया गया है। और इंडेक्स के अनुसार जो है 2019 में जलवायु से जुड़े आपदाओं के कारण भारत में जहां 2267 लोगों की जान गई थी, वहीं करीब 5,01,659 करोड़ रुपए का आर्थिक जो है नुकसान हुआ। तो इस तरह इंडेक्स में 10 सर्वाधिक प्रभावित देश सबसे अधिक नुकसान भारत को ही उठाना पड़ा। और पिछले वर्ष के क्लाइमेट इंडेक्स में भारत का जो स्थान था वो था 5। फिर लिखा है ये सूचकांक जलवायु संबंधी भयानक घटना जैसे कि तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से किस हद तक देश और क्षेत्रों को प्रभावित करता है इसका विश्लेषण करता है। तो पिछले 20 वर्षों में 2000 से लेकर 2019 सबसे अधिक प्रभावित तीन शीर्ष देशों में कौन है? पुर्तोरिको, म्यांमार और हैती जैसे जलवायु घटकों के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित देश है। तो कैसे यहाँ लिखा है CII के 3 शीर्ष देश सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है? मोजाम्बिक है आपका, फिर उसके बाद है जिम्बाब्वे है, बहामास है, जापान है, मलावी है, अफगानिस्तान, भारत 7वें नंबर पे है, दक्षिण सूडान, नाइजर एंड क्या है बेल्विया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट 2020 तो 15 जनवरी 2021 को जारी संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हाइलाइट्स 2020 के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 के मध्य तक प्रवासियों के स्टॉक की संख्या में लगभग 2 मिलियन की वृद्धि जो है धीमी हुई है। 2020 में लगभग 281 मिलियन लोग अपने मूल देश से बाहर रह रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार पंजीकृत प्रवासियों में से 2/3 केवल जो है 20 देशों में रह रहे हैं। फिर लिखा है 2020 में 51 मिलियन यानी कि 5.1 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के गंतव्य के साथ जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद जर्मनी है 16 मिलियन और फिर है सऊदी अरब 13 मिलियन, रूस है आपका 12 मिलियन और ब्रिटेन है 9 मिलियन प्रवासी थे। ठीक है। अब इसमें लिखा है वर्ष 2020 में किसी एक देश के प्रवासियों के मामले में भारत शीर्ष पर रहा और अर्थात भारत के प्रवासियों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। तो भारत के 18 मिलियन लोग अन्य देशों में प्रवासरत हैं, जिसमें सर्वाधिक 35 जो है आपका UAE में है, 35 लाख UAE में है, 27 लाख आपका अमेरिका, 25 लाख आप सऊदी अरब में। फिर इसके अलावा भारतीय मूल के लोग जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर और ब्रिटेन में भी बड़ी संख्या में है। फिर लिखा है इसके पश्चात मैक्सिको और रशिया प्रत्येक से 10 मिलियन और चीन से 10 मिलियन, मैक्सिको रशिया से 11 मिलियन, चीन से 10 मिलियन, सीरिया से 8 मिलियन प्रवासियों की संख्या है। फिर लिखा है 2020 में यूरोप में सबसे ज़्यादा 87 मिलियन प्रवासियों की संख्या थी और अंतर क्षेत्रीय प्रवासन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है यूरोप से था और जहाँ यूरोप में जन्मे 70% जो है प्रवासी अन्य यूरोपीय देश में रहते हैं। फिर इसमें लिखा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में लगभग 12% शरणार्थी हैं, जिसमें कम और मध्यम आय वाले जो है देश में विश्व के शरणार्थियों के लगभग 80% जो है निवास करते हैं। विगत आगे है जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लानेट सम्मेलन। फिर लिखा है पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से चौथे वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन 11 जनवरी 2021 को जो है आपका हाइब्रिड तरीके से हुआ है। इसकी कुछ कार्यवाही जो है पेरिस में व्यक्तिगत हिस्सेदारी से हुई है, जबकि अधिकांश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है वार्ताओं ने इसे संबोधित किया। फिर लिखा है इस वन प्लानेट जो सम्मेलन है उसकी थीम क्या है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। फिर इसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रो और फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस एंड विश्व बैंक के ग्रुप के अध्यक्ष जो है आपके डेविड मालपास ने संयुक्त रूप से किया। फिर लिखा है अपने देश के शासन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संगठन और वित्तीय संस्थानों, कंपनियों, गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO के प्रमुखों के प्रति की प्रकृति की रक्षा का आह्वान करते हुए विभिन्न सत्रों में इस सम्मेलन को संबोधित किया है। फिर लिखा है इसमें चीन प्रधानमंत्री ली कैक्यांग, फिर है आपके इटली के पूर्व प्रधानमंत्री और फिर लिखा है मोनाको के प्रिंस
फिर स्पेन के राष्ट्रपति, यूरोप के क्या है आयोग की अध्यक्षता, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है आपके। फिर लिखा है यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष हो गए, कनाडा के प्रधानमंत्री हो गए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर हो गए, आपका नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हो गए, WHO के महानिदेशक और WWF इंटरनेशनल के अध्यक्ष आदि शामिल थे। तो इसमें लिखा है, इस बात पर विशेष ध्यान इस सम्मेलन में दिया गया कि कोविड-19 महामारी ने हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रकृति के महत्व को जो है स्मरण कराया है। फिर इसमें लिखा है, जैव विविधता के संरक्षण की अवस्था के बीच जो है विदोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन हमारे पारिस्थितिकी प्रणाली को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रहे हैं और सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता की अवनति का तथ्य अब जो है साबित हो चुका है। फिर लिखा है, उल्लेखनीय है कि पेरिस सम्मेलन में स्वीकार किए गए जलवायु परिवर्तन समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की समीक्षा के लिए पहला वन प्लैनेट समिट 12 दिसंबर 2017 को पेरिस में आयोजित किया गया था और दूसरा कप 2018 में और न्यूयॉर्क सिटी में किया गया था और जो तीसरा सम्मेलन है वो गाइस कहाँ हुआ था 2019 में कीनिया के नैरोबी सिटी में किया गया था। अब हम बात करेंगे 2020 लोकतंत्र सूचकांक। इसमें लिखा है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 3 फरवरी 2021 को दुनिया के 167 देशों की 2020 की वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। फिर इसमें लिखा है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक से जारी इस नवीन रिपोर्ट में जहां नॉर्वे शीर्ष पे है, उत्तर कोरिया वहीं पे है, सबसे लास्ट में 167वें स्थान पे है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि भारत 2020 लोकतांत्रिक सूचकांक में इस वैश्विक जो आपका रैंकिंग है में 2 स्थान फिसल कर क्या 53वें स्थान पे पहुंच गया। फिर इसमें लिखा है EIE के अनुसार प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में जो है 2 स्थान नीचे गिर गया। इसमें लिखा है कि वर्ष 2019 में भारत का स्कोर 6.9 था और 2020 में हो गया 6.61 हो गया। ठीक है, 2014 में इस सूचकांक में भारत जो है 27वें स्थान पर था और ठीक है सबसे बेहतर रैंकिंग थी इसकी अब तक की। फिर लिखा है सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो 5 देश हैं वो कौन कौन से, गाइस है नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूयॉर्क एंड कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी रैंकिंग आप यहाँ पे स्कोर और रैंकिंग दोनों आप देख सकते हैं। लिखा है लोकतंत्र सूचकांक में शामिल 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र मतलब यानी कि फुल डेमोक्रेसीज और 52 को जो है त्रुटिपूर्ण यानी कि त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र और 53 देशों को मिश्रित शासन और 57 देशों को जो है सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो सूचकांक में भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राज़ील के साथ जो है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है। ठीक है, फिर लिखा है EIU की रिपोर्ट में कहा गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नागरिकता की अवधारणा की धार्मिक तत्व को शामिल किया है और इसे कई आलोचक भारत के धर्म निरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाला कदम मानते हैं। फिर सूचकांक में भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों में अधिकांश में बेहतर है, जैसे कि श्रीलंका से अच्छी है, बांग्लादेश से भी हम अच्छे हैं, भूटान से भी और पाकिस्तान से भी। अब लिखा है श्रीलंका की त्रुटिपूर्ण लोकतांत्रिक श्रेणी में जो है बांग्लादेश, भूटान और जो आपका पाकिस्तान को मिश्रित श्रेणी में और 139वें स्थान पर स्थित अफगानिस्तान को सत्तावादी शासन में वर्गीकृत किया गया है। फिर 2020 में लोकतंत्र सूचकांक में निम्नतर जो स्थान है सबसे नीचे के हैं उत्तर कोरिया है, फिर लोकतांत्रिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, मध्य अफ्रीका रिपब्लिक और ये भी वहीं मिलेगा, सीरिया एंड चैड। लिखा है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। तो फरवरी 2021 में यूरोपीय देश डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी है। इस ऊर्जा द्वीप निर्माण के बाद यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की जो है बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का जो है उत्पादन और भंडारण करेगा और ये हब जो है यूरोप की बिजली ग्रिड के एकीकरण को सशक्त करने और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए जो है आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन की जो है उत्पादन को बढ़ाएगा। इसका निर्माण डेनमार्क के पश्चिमी तट से 80 किलोमीटर दूर किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत है वो होगी आपकी 210 बिलियन क्रोनर। ठीक है, ऊर्जा हब एक अपतटीय बिजली संयंत्र के रूप में कार्य करेगा और उसकी जो है उत्तरी सागर के निकटवर्ती देशों
में उपभोक्ताओं को सीधे द्वीप के आसपास के पवन टरबाइन से हरित बिजली की आपूर्ति करेगा। फिर अपनी तरह का ये जो है विशालकाय ऊर्जा द्वीप जो है 18 फुटबॉल पिच जितना बड़ा है। फिर यहाँ पे लिखा है पवन टरबाइन से घिरे इस ऊर्जा द्वीप की प्रारंभिक क्षमता 3 गीगावाट होगी, जो कालांतर में 10 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। फिर लिखा है सऊदी अरब में बिना कारों और सड़कों वाले शहरों की लॉन्चिंग। फिर इसमें सऊदी अरब एक ऐसा शहर को बसाने की योजना बना रहा है जहां ना तो सड़कें होंगी और ना ही कारें। यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो आपके 11 जनवरी 2021 को अपनी नवीनतम दृष्टि द सिटी विद नो कार रोड और कार्बन एमिशन का अनावरण किया। तो लिखा है द लाइन नामक 170 किलोमीटर लंबे ये निर्माण कार्य नियोम नामक $500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना का हिस्सा होगा। और इसका निर्माण क्या है? इसका निर्माण वर्ष 2021 की पहली तिमाही में शुरू करने की योजना है। और ये शहर लाल सागर के तट पर बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है नियोम परियोजना की घोषणा वर्ष 2017 में की गई थी, लेकिन यह जो है संदेह और राजनीतिक विवाद से ग्रस्त था। ये लिखा है प्रस्तावित नए शहर में लोग पैदल चलेंगे और यहाँ पर 10 लाख की आबादी रहेगी और यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। प्रस्तावित जो है नियोम परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है भरपूर प्रयोग होगा। फिर लिखा है यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020। तो यहाँ पे लिखा गया यूएनडीपी की वर्ष 2020 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 16 दिसंबर 2020 को विश्व भर में जारी की गई। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के कुल 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI का आकलन किया गया। तो मानव विकास की दृष्टि से सूचकांक में जारी यूरोपीय देश यानी कि नॉर्वे शीर्ष पर है, और जो सबसे लास्ट में है वो गाइस कौन सा है? इसे है नाइजर है। ये कहाँ पे मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। और भारत का जो स्थान है 189 में से गाइस कितना है? 131, मतलब बेकार है। तो इससे पहले पिछले वर्ष जो है मानव विकास रिपोर्ट 2019 में 189 में जो है 119, और 2018 की अगर हम बात करें तो हम 130 पे थे। 2017 की बात करें तो 131 था हमारी रैंकिंग। तो मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाता है और किए जाने वाले यूएनडीपी का सूचकांक है जिसका उच्चतम मान कितना होता है? 1। फिर इसमें लिखा वर्ष 2020 में मानव विकास रिपोर्ट के प्रदर्शित सूचकांक वर्ष 2019 के लिए है, और वर्ष 2019 के लिए यह सूचकांक जो है आपका 0.645 वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के आकलित किया गया है। और पिछले वर्ष 2018 के लिए भारत का मानव विकास सूचकांक जो है आपका 0.647, और उससे पहले 2017 में 0.640 था। फिर लिखा है जिन देशों के लिए मानव विकास सूचकांक का मान आपका इतने से कम है यानी कि 0.550 से कम है, उन्हें कम मानव विकास वाले देशों के रूप में 2020 की मानव विकास रिपोर्ट में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इससे अधिक वाले यानी कि आपके यहाँ तक यानी कि 0.70 से कम, मतलब इसने कहा 0.550 से अधिक और 0.7 से कम वाले जो है वो मध्यम मानव विकास वाले। और आप बात करें अगर इससे अधिक किंतु आपके मतलब 0.7 से अधिक और 0.8 से कम वाले उच्च मानव विकास वाले देशों का रूप वर्गीकृत। अब हमने कहा इससे भी अधिक अगर होगा तो बहुत उच्च मानव विकास वाले होंगे, मतलब वेरी हाई ह्यूमन डेवलप्ड वाले देश रिपोर्ट को दर्शाता है। फिर इसमें लिखा है 2020 कि इस रिपोर्ट में इस श्रेणी में कुल कितने देश हैं गाइस? आपके 66 देश हैं, जिसमें नॉर्वे आपके फर्स्ट नंबर पे। आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं शुरू में जिनका अच्छा प्रदर्शन। तो गाइस यहाँ पे है नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, हांगकांग है, आइसलैंड है, जर्मनी, स्वीडन एंड ऑस्ट्रेलिया एंड डेनमार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है सूचकांक में शामिल अन्य प्रमुख राष्ट्रों में ब्रिटेन 13 है, अमेरिका 17, जापान 19, फ्रांस 26 और इजराइल जो है आपका 19वें स्थान पर है। फिर इसमें लिखा है जो सबसे नीचे के 5 देश हैं वो है नाइजर है, केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य है, चैड है, बुरुंडी है, माली है। फिर मानव विकास सूचकांक में मानव विकास से संबंधित 3 पहलू यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन के स्तर पर क्या है आधारित सूचकांक है। इसमें क्या है स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा के आधार पर, शिक्षा का स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्षों के आधार पर, और रहन सहन का स्तर जो है का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। तो इस सूचकांक का जो है उच्चतम मान 1 हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हेतु यह सूचकांक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1990 में ही जो है प्रतिवर्ष जो है ये जारी हो रहा है। फिर लिखा है
0.7 और इससे अधिक यानी कि 0.8 से कम। मानव विकास सूचकांक वाले देश 2020 में इस रिपोर्ट में उच्च मानव विकास वाले देशों के रूप में जो है वर्गीकृत किए गए। फिर लिखा है ऐसे देश की कुल संख्या कितनी है, 53 है, जिसमें सेशल्स, ईरान, श्रीलंका, ब्राज़ील, चीन, फिजी, लीबिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, फिर है गेबोन और मिस्र आदि शामिल है। फिर लिखा है मध्य मानव विकास वाले वर्ग में जो है 36 देश आते हैं और इसके लिए जो है मानव विकास सूचकांक कितना है 1.550 से लेकर 0.7 तक का है। अब इसमें कौन कौन से इसमें आते हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और इसके अतिरिक्त कौन है, फिलिस्तीन है, ईरान है, नामीबिया है, कंबोडिया है, जिम्बाब्वे है और कीनिया है, जाम्बिया आदि शामिल है। फिर इसमें लिखा है 0.55, इससे कम 0.55 से कम वाले देश में, ठीक है। तो ये निम्न मानव विकास वाले देश है और इसमें ऐसे देशों में कितने 2020 में कितने 33 देश थे। कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा है, येमेन, टोगो, रवांडा, नाइजर, आपका इथियोपिया है, सीरिया है, सेनेगल, हैती, सूडान, इरिट्रिया, आपका गाम्बिया आदि ये सारे देश और आते हैं। अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है। इस देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अफगानिस्तान, ओके, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है। फिर यहाँ पे बात करेंगे भारत और पड़ोसी देशों के मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आंकड़े एक दृष्टि में। तो कैसे एक दृष्टि में आप देख लीजिएगा, एक ही दृष्टि में देखिएगा। चलिए गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को करते हैं एंड, बिकॉज ये है इसका लास्ट पेज, यानी कि जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं, यानी कि हम कौन सा चैप्टर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो वार्षिकी है, ऐसे इसके 2 पार्ट में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो गैस यहाँ ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो 3rd पार्ट है ना गैस, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो गैस अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट के संग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गैस धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।